हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं मशहूर एक्टिविस्ट अंजलि। इंडिया में बहुत दिनों के बाद फ़लस्तीन की हिमायत में, गज़ा की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई एहतजाज हुआ और ये एहतजाज दिल्ली की सबसे बिज़ी मार्केट नेहरू पैलेस में हुआ, जो इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी मार्केट भी मानी जाती है। लेकिन एहतजाज को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। राइट विंग के लोगों ने आकर के जो प्रोटेस्टर थे उनके साथ बदतमीजी की और मेरे साथ मौजूद है अंजलि, जो इस प्रोटेस्ट को एक तरह से लीड कर रही थी, नुमाया चेहरा रही है। तो इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि उस प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ और इनकी क्या राय है गजा के हालात पर, फलस्तीन के हालात पर। अंजलि, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि नेहरू पैलेस में जब 19 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ दिन के 11:30-12 बजे, तो कैसे आप लोग वहां इकट्ठा हुए और फिर किस तरह आप लोगों के साथ बदतमीजी हुई? तो हम इस बात को लेके कि किसी पब्लिक प्लेस में हमको प्रोटेस्ट करना है, काफ़ी जी, वक़्त जी। से सोच रहे थे। पिछले साल ऐसा हुआ था कि अगस्त में हम इज़राइल एम्बेसी की तरफ बढ़े थे, तो वहाँ पे हमें पुलिस की तरफ से 5-10 मिनट में ही डिटेन कर लिया गया था। और वहाँ पे भी आज जो मैसेज था उसी के बड़े-बड़े बैनर थे जिस पे लिखा था स्टॉप द जेनोसाइड, सीज़ फायर नाउ। युद्ध विराम की हमने माँग करी थी और ये बोला था कि जो नस्लकुशी चल रही है उसको बंद किया जाए। आज के प्रोटेस्ट में हमने ये सोचा कि चलिए हम जंतर मंतर से बाहर निकलते हैं, जो गिने चुने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अभी भी डिसेंट का कुछ नामो निशान बचा है, उनसे बाहर निकल के मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हाल ही में एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया गया था कि केवल 38% लोग हैं भारत में जो फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो हम देखना चाह रहे थे कि अगर हम लोगों से बात करें और एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी जाए जिसमें फिलिस्तीन के झंडे हों, जी। सरल तरीके से हम लिखें कि हमें ये छोटी-मोटी माँग मतलब ये छोटी माँग नहीं है, काफ़ी बड़ी माँग है कि जो हथियार हम भेज रहे हैं, उन पे एक रोक लगाई जाए। ये बताया जाए कि जो हथियार भेजे जा रहे हैं, उनसे किनको मुनाफ़ा हो रहा है और वो हथियार किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि नेहरू प्लेस जहाँ पे ये बहुत अ, एचपी है आपका, टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है पूरे जेनोसाइड में हमको मालूम है। और एक ऐसी भी मार्केट हो जहाँ पे लोगों का आना-जाना हो, माने हर तबके का इंसान भी वहाँ पे हो। ये सोचते हुए हमने नेहरू प्लेस सोचा क्योंकि उधर थोड़ी जगह भी है, हमें लगा कि लोगों से बातचीत भी हो पाएगी, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये नहीं था। जब हम वहाँ पे 11:30 बजे पहुँचे, तो जी। मार्केट में उतनी हलचल नहीं थी। हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, हमने बहुत ही क्लोज़ कम्युनिकेशन रखा था साथियों के साथ में कि 11:30-12 बजे तक सारे साथी मार्केट में ही घुल-मिल जाएँ। हमने शेयर कर रखा था कि हम किस स्पॉट पे मिलने वाले हैं। लेकिन जी। 12:20 पे ही जब हम झंडे तैयार कर रहे थे उठाने के लिए, वहाँ पे से किसी ने कंप्लेन कर दी और नेहरू प्लेस को चुनने का एक ये भी हमारा मोटिवेशन था कि वहाँ पे पुलिस का इतना प्रेज़ेंस नहीं रहता। मान लीजिए जैसे कनॉट प्लेस में रहता हो और जहाँ पे हमने देखा है कि इज़राइल के समर्थन में भी है। कुछ-कुछ रैलीज़ की गई हैं। जी। तो हमने सोचा कि नेहरू प्लेस उस हिसाब से बेहतर है और झंडा उठाने से पहले ही मार्केट में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। संवैधानिक तौर पे हम कर सकते थे क्योंकि हमने इसको एक डेमोंस्ट्रेशन ही बुलाया था, एक प्रदर्शन था। ये विरोध के तौर पे नहीं देखा जा सक मतलब विरोध था लेकिन आप इसको प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ना तो नारेबाज़ी करी थी, ना ही कोई स्पीकर हमारी तरफ से अटैच था। एक साइलेंट डेमोंस्ट्रेशन था, केवल झंडे हम उठा रहे थे फिलिस्तीन के और मैसेजेस उठा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद माने हमारी तरफ से ना नारे आने के बावजूद, ना कोई शोर-शराबा, ना ही कोई किसी तरह की बदतमीज़ी, ना ही कोई एंगेजमेंट भी जब तक कोई आके हमसे बात ना करे। उसके बावजूद एक झुंड इकट्ठा हो गया हमारे आस-पास और वो झुंड बढ़ता गया। तो जब वो झुंड बढ़ता गया, तो हमें लगा कि बात करने का मौका है, लेकिन पुलिस का बर्ताव देख के भी उस झुंड को एक तरह से प्रोत्साहन मतलब उनको प्रोत्साहित किया गया कि हाँ, आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है और आप भी जुड़ सकते हैं ये बोलने में कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत। उसके बाद लोगों ने अन्य तरीके की चीज़ें बोलना शुरू कर दी। बोल दिया कि आप फ़िलिस्तीन चले जाइए, कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आप बांग्लादेश चले जाइए, जिसका मतलब तो उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। जब उन्होंने जब उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी और बोलना शुरू कर दिया कि हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, आप लोग सब जो कर रहे हैं ये गलत है।
हमने बात करने की कोशिश करी कि हमको क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि फिलिस्तीन में अभी जो हो रहा है उससे हमारा पहली बात तो क्या लिंक है, हम कैसे जुड़े हुए हैं उससे। और मान लीजिए हम हथियार ना भी भेज रहे होते तो भी दुनिया में एक आपके सामने मोस्ट डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड इज हैपनिंग। एक देश के युवा होने के नाते आपको क्या करने का आपका फर्ज बनता है, क्या फर्क पड़ना चाहिए अंतरराष्ट्रीय तौर पे, आपकी कुछ तो सॉलिडारिटी है ना लोगों के साथ। तो लेकिन वो नहीं हुआ। लोग बढ़ते गए। जो मार्केट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे जगह है लोगों के बाहर आने की अपने दफ्तरों से, वो वहां पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने हम पे मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी। अ, अन्य तरह की चीजें हम पे फेंकी गई। तब हमें समझ आ गया कि थोड़ा गर्मो गर्मी का माहौल हो गया है। तो हमने एक इंसान ने आके मतलब एक झुंड था, उन्होंने आके हमको बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग तो हैं जो एंटी नेशनल हैं। हमें यहाँ पे एक भी भारत का झंडा नहीं दिख रहा है। आप लोग तो इनके हित में आए हैं। तो हम हमारे पास एक्चुअली स्टैंप भी थे जो अ, फिलिस्तीन और भारत के निकले हुए हैं। बहुत एक गहरा रिश्ता रहा है फिलिस्तीन के साथ भारत का। माने वी आर वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिन्होंने अरब देशों को छोड़ के बोला था कि हाँ हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं और हमारी सॉलिडारिटी भी है मौलिक अधिकारों के लिए, जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों के। ये बोलने के बावजूद मेरे पास एक झंडा था। वो हमने निकाला, मैं और कुछ साथी थे, हमने उस झंडे को फिलिस्तीन के झंडे के साथ पकड़ा ये दिखाने के लिए कि हम एकजुटता यहाँ जताने आए। लेकिन जब वो झंडा निकाला गया तो वो मात्र 5 सेकंड में ही वो झंडा हाथ से छीन लिया गया। और फिर वो जो झुंड था उसने उस झंडे को एक तरह से फिलिस्तीन के अगेंस्ट पिच करना शुरू कर दिया। माने वो एक झंडा वर्सेस किसने छीना हाथ सिचुएशन से? है। झंडा हाथ से किसने छीना? पुलिस वाले ने, उसमें से किसी कुछ भीड़ में से किसी? पुलिस वालों ने हमसे कुछ नहीं छीना, वो वार्निंग पूरे पूरे टाइम दे रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमसे पूरे वक्त कुछ नहीं छीना, वो पूरी वार्निंग दे रहे थे। लेकिन झंडा जिन्होंने छीना, माने निराशाजनक बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ग्रुप के पॉलिटिकली चार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे। वो जनता थी हमारे देश की, वो युवा थे। जो झुंड था उसमें अधिकतर जवान मर्द ही मौजूद थे। हो सकता है उनमें से कुछ मार्केट आए हों, मार्केट में काम करते हों, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। और वो 6-7 लड़के थे जिन्होंने वो झंडा छीना और उन्होंने वो झंडा उठाया और उन्होंने फिर ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि जय श्री राम और भारत माता की जय। और उन्होंने बोला वंदे मातरम, हमने भी बोला वंदे मातरम, मतलब मतलब हमने भी बोला वंदे मातरम। लेकिन उन्होंने फिर उसको किसी और ही दिशा में वो ले गए जो कि लग भी रहा था शुरुआत से उनके बर्ताव को देख के। और फिर वो एकदम हाथ से बाहर चली गई बात। तब हमने साथियों को बोला कि हम लोग ध्यान रखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं, क्योंकि अलग-अलग ग्रुप से लोग आए हुए थे। तो हमने बोला कि सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमको अब यहाँ से थोड़ा-सा बाहर की तरफ जाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, वो भीड़ कम नहीं हो रही थी। उसमें और लोग जुड़े जा रहे थे और सामान फेंका जा रहा था। फिर ऊपर किसी ने, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ही मार्केट है, ऊपर किसी ने अपनी दुकान में से ही स्पीकर भी निकाला। मालूम नहीं कि वो किसी दुकान का स्पीकर था या वो स्पीकर किधर से आया, लेकिन वो स्पीकर निकाला गया और वहां के लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, फिलिस्तीन मुर्दाबाद। और फिर हाथ से झंडे छीन लिए गए। बहुत सारी मतलब मेरी उम्र की वहां पे औरतें भी हमारे साथ मौजूद थी। जब उनके हाथ से झंडे छीन लिए गए, उन झंडों को फाड़ दिया गया और झंडों को नीचे जमीन पे गिरा गया और उन झंडों पे लोग अपने पांव रखने लग गए। तब और डर बैठने लगा कि यहाँ पे अब स्थिति किसी भी दिशा में जा सकती है। जो हमारा मोटिव था यहाँ आने का, लोगों से बात करने का, अब शायद हम उस भारत में नहीं हैं जहाँ पे वो संभव हो। तो फिर हमने कॉल लिया कि हम मेट्रो स्टेशन की तरफ धीरे-धीरे जाने लगे। लेकिन पुलिस भी हमारे ही तरफ आ रही थी और हमें ही बोल रही थी वहां से निकलने को। और वो हमें बोल रही थी कि हम कैसे इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही चार्ज्ड भीड़ थी, जो गुस्से में थी, जिनके अंदर नफरत भरी हुई थी, जिनको देख के लग रहा था कि अभी इनको छोड़ दिया जाए तो ये हम पे हमला भी कर सकते हैं।
लेकिन पुलिस का उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं था, ना ही ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई रुचि है कि उनको रोका जाए, उनसे बोला जाए। तो ये आज तो ये जो सब लोग थे, जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ये बाहर हुँ। के जो कस्टमर्स आते हैं वहाँ वो थे, या जो मार्केट के दुकानदार या दुकानों में काम करने वाले वो लोग थे? देखिए, कहना मुश्किल है। ये तो कह सकते हैं कि जो दुकानदार थे और बहुत सारे लोग जो वहाँ काम करते हैं, वो भी खुश तो नहीं थे प्रदर्शन से, क्योंकि वो पता लग रहा था ऊपर जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं और नीचे अपनी दुकानों से भी बाहर आ गए हैं और उन्होंने हमें धक्का मारना शुरू कर दिया है बाहर की तरफ। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो केवल मार्केट की तरफ आए हों या जिन्होंने बाहर सुना हो अंदर क्या चल रहा है और जुड़ गए हों। दोनों तरीके के लोग मौजूद थे वहाँ पे। मैंने वीडियो देखा, कुछ लोग तो बड़ी बदतमीजी कर रहे, करे इंडिया में खाते हो, इंडिया में छेद करते हो, उल्टा सीधा हर्षवर्धन से भी बिल्कुल। मुंह लगाने लगा एक बंदा, उल्टी सीधी हुँ। इजराइल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फलस्तीन की हिमायत में एक रैली निकली, क्योंकि फलस्तीन को जरूरत है। गजा में जेनोसाइड हो रहा है 23 महीने से, 58,000 लोगों का कत्ल हो चुका, कुछ भी नहीं बचा है वहां, पूरा चिट्टिल मैदान बना दिया इन लोगों ने। तो अगर उनके लिए आवाज उठाई जा रही है, तो कुछ लोगों का वहां पर आ जाना, इससे रोकना, फिर इसराइल जिंदाबाद फलस्तीन मुर्दाबाद का नारा लगाना, ये कौन सी ज़हनियत है, ये कौन सी मानसिकता है? देखिए, एक तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मीडिया का रहा है। यहाँ पे जो हम्म, मेन स्ट्रीम मीडिया है अ, बार-बार इज़राइल के हित में बात करना, आप सोशल मीडिया पे भी देखिए कितने सारे अकाउंट्स हैं जो भारत से चलते हैं, जो इज़राइल के हित में बोलते हैं। इसमें ये भी है कि हमारा देश पिछले 10-11 साल से जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को लेके एक एटीट्यूड बन गया है, एक अदरिंग हो गई है कि ये जो लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं और अगर हम इनसे लड़ लेते हैं, तो हम सारी दिक्कतें हमारी सुलझ जाएँगी और फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनसे लड़ रहा है, उनके साथ हमारा समर्थन है। ये एक मेंटालिटी चल गई है और इसी के साथ-साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार किस तरह से मैं सिर्फ़ इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से हम किस तरह से बेनिफिट कर रहे हैं इस जेनोसाइड से उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। एक जो विजुअल है, जो बार-बार प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे मिल रहे हैं, एक नेतन्याहू से उनकी दोस्ती गहरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले भारत सरकार की दोस्ती नहीं रही है, चाहे वो छिपे कमरों में रही हो, चाहे वो बाहर आई हो, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में जो एकदम खुलकर दोस्ती का माहौल बनाया गया है, वहाँ पे हमारे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ज़मीन दी गई है कि आप अपना पोर्ट भी लगाइए। इंडिया का झंडा आज हाइफ़ा पोर्ट पे लगा हुआ है। एक वक़्त पे हमारे लिए वो कल्पना करना मुश्किल था। तो ये सारा जो मीडिया का नैरेटिव है, जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनका नैरेटिव है, एक तरह से हमारे खुद के मसलों के चक्कर में, उनके चलते जिस तरह से हम लोग जिनमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ, हमारी एक नाकामयाबी है कि हम फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेके उस तरह से नहीं उतर पाए हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो रिएक्शन है, वो एक रियलिटी चेक था कि जनता किस चीज़ के कैपेबल है और वो ऐसा क्यों सोचती है। मान लीजिए हम उनसे बात भी करना चाहें कि जो कुछ-कुछ बहुत ही सरल तरीके से बैनर्स लिखे हुए थे कि भारत से बहुत सारे हथियार वहाँ सप्लाई किए जा रहे हैं और ये जो हथियार है ये मासूम लोगों की जान लेने के लिए जिनमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की जान लेने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर हम सोचें तो अगर ये सुनकर किसी भी आप में थोड़ी भी सहानुभूति हो, मानवता हो, तो आप इस बात पे या तो चर्चा करेंगे, हो सकता है आपके खुद बायस हो कि अच्छा नहीं हमें इनके साथ खड़ा होना है, इनके साथ नहीं। लेकिन इस तरीके का रिएक्शन जहाँ पे बात करने का भी अब एक ज़रिया नहीं रहा है, स्कोप भी नहीं रहा है और आपका सीधा रिएक्शन एक झंडा देख के ये है कि नहीं, ये हमारे दुश्मन हैं और जो भी इनका साथ भी दे रहा है, वो भी हमारे दुश्मन हैं। ये एकदम से नहीं हुआ है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाला गया है और तो फिलिस्तीन को भी पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान का अगर झंडा है, पाकिस्तान दुश्मन है, उसके खिलाफ इस तरह का बिल्कुल, रिएक्शन बात समझ में आती है। बिल्कुल। फलस्तीन के झंडे को देखकर किस तरह का रिएक्शन, फलस्तीन मुर्दाबाद का नारा लगाना, उसका हुँ, इज़राइल को हरी समझ करके इज़राइल जिंदाबाद का नारा लगाना, इस बात को यकीनन हुँ। दर्शाता है कि ये जो अवाम है, इनके अंदर से इंसानियत भी खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। किस बुनियाद पर वहाँ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं साथ में? अच्छी तरह से जानना चाहूँगा कि इंडिया की ऐसी कौन-कौन सी कंपनी है, जो हथियार भेज रही है इज़राइल को, या जिनका सपोर्ट है? ऐसे के हुँ। अपने ग्रुप्स।
म्यूनिशंस इंडिया है जो भारत सरकार ही उसमें भागीदारी है पूरी तरह से। जी। टाटा की तरफ से भी काफी सारी चीजें जाती हैं। सबसे बड़ा तो हाथ इसमें अडानी जी का है। हैदराबाद में जो फैक्ट्री है उधर से सबसे ज्यादा ड्रोन्स भेजे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को ले लीजिए या फिर आप वेपन्स को ले लीजिए, अडानी का इस वक्त सबसे बड़ा हाथ है। और अगर हम बड़े तौर पे देखें तो बीडीएस जो कि बॉयकॉट, डाइवेस्ट और सैंक्शन मूवमेंट है, जो कि जी। पैलेस्टाइन का ही एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है। उसके चलते जितनी एमएनसीज यहाँ पे जिनकी बसावट है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो केएफसी हो, अ, इन सब की भागीदारी है क्योंकि ये इजरायली सेटलमेंट्स पे बसी हुई है और मुनाफा कमा रही हैं गाजा में अपना बिजनेस, मतलब उनका लैंड ऑक्यूपाई करके और फिर वहां से बिजनेस चला के। तो एक तरह से उनका जो अंतरराष्ट्रीय मॉडल चल रहा है और यहाँ से भी जो पैसा जा रहा है। और मैकडॉनल्ड्स का तो इसमें भी हाथ है कि वहां जो आईडीएफ है, जो इसराइल डिफेंस फोर्स है, जिस तरह से उन्होंने खाना दिया है एक ऐसी फौज को जिनका मेन काम ही ये है कि वो सिविलियंस को मारे, बच्चों को टारगेट करें, महिलाओं को टारगेट करें, आदमियों को भी टारगेट करें, और वहां पे जो अस्पताल हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, डॉक्टर्स को टारगेट करें, वहां की जो मीडिया है उनको कैसे, आप जानते ही होंगे जर्नलिस्ट की संख्या कितनी कम हो गई है, वहां पे कितने सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं। 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट इन मारे गए सबको हैं देखते पहले। हुए बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सारी कंपनियों का हाथ है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो अडानी और म्यूनिशंस इंडिया सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स। और बिल्कुल, तो अंजलि बहुत शुक्रिया। तो क्या इरादा है, आइंदा कोई और प्रोटेस्ट करने का इरादा है आप लोगों का? क्योंकि एक अच्छी बात ये रही कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और बहुत दिनों के बाद दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हुआ, यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में, हर जगह फ़लस्तीन की हिमायत में लगातार बिल्कुल। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडिया में कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही थी। 1-2 मर्तबा कोशिश भी हुँ, हुई जंतर मंतर पर, तो पुलिस ने फ़ौरन डिटेन कर लिया, जाते ही लोगों को। परमिशन तो मिल नहीं पाती है, बिल्कुल। बंद कमरे का अगर प्रोग्राम होता है, कोई वैल्यू नहीं। तो कम से कम नेहरू पैलेस जैसी मार्केट पर जाकर के आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, एक हिम्मत की बात है। तो क्या आइंदा कुछ और इरादा है इस तरह का प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का? मतलब इस वक़्त मैं और भी ग्रुप्स की बात करना चाहूँगी इंडिया में, जो काफ़ी एक्टिवली, चाहे छोटे ग्रुप्स में ही पर इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। जो कि जिनमें कुछ महिलाएँ जो सिविल सोसाइटी का पार्ट बहुत वक़्त से रही हैं, उनमें कुछ प्रोफ़ेसर्स जुड़ी हुई हैं, कुछ एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं ने अभी मैकडॉनल्ड्स के आगे जाके एक प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मैकडॉनल्ड्स मुनाफ़ा कमाता है इससे। इसी के साथ-साथ एक और छात्रों का एक संगठन है, इंडियन पीपल इन सॉलिडैरिटी विद पैलेस्टाइन। अ, उन लोगों ने भी अलग-अलग स्पॉट्स पे जाके बीडीएस का जो काम चल रहा है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। लोगों को पर्चे बाँटे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है। लेकिन उन्होंने भी ये बातचीत में बताया है कि कैसे अ, उन पे कोई कार्रवाई ना की जाए और उनको किसी मतलब ऐसी दिक्कत में ना फँसा दिया जाए जैसे आजकल फँसाया जाता है। तो वो कैसे-कैसे टाइम करते हैं और फिर अपनी बातचीत उस हिसाब से रखते हैं और फिर वहाँ से दूसरे स्पॉट पे निकलते हैं। ऐसे ही हम भी अब सोच रहे हैं कि इस तरह का बड़ा बड़ा प्रदर्शन अ, शायद अभी हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आज जो हुआ उसका मतलब ये है कि हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि आज जो हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें आगे और प्रदर्शन पब्लिक स्पेसेस में करने चाहिए, जहाँ जंतर-मंतर से हम बाहर निकलें, जो कि संभव हो या ना, उस पे हम और सोचेंगे और समूहों के साथ भी बात करेंगे। लेकिन एक तरीका ये है कि हम छोटे ग्रुप्स में जाके बीडीएस के काम को आगे बढ़ाएँ और बाकी बीटीएस ने कुछ प्रोटेस्ट काफ़ी अच्छे किए, ज़ूडियो के सामने जाकर के, रिलायंस के सामने जाकर के बाज़ाब्ता है कि इनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, पूरी लिस्ट जारी हाँ की जी, हाँ क्या-क्या जी। प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए इज़राइल को सपोर्ट मिलता है। हाँ जी, उसमें भी छात्र जुड़े हुए हैं, वो एक अलग समूह है और उन छात्रों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे, उसको आगे ले जाने में। बिल्कुल। तो अंजलि बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद है दोबारा फिर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी। मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।
मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।